स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा शास्त्र क्लास 12 का ब्रिटिश काल में शिक्षा चैप्टर से वुड का शिक्षा घोषणा पत्र। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वुड का शिक्षा घोषणा पत्र क्या था, या इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि वुड का शिक्षा घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही गई थी। इसे महाधिकार पत्र की भी संज्ञा प्रदान की गई है। तो आइए हम देखते हैं कि वुड का जो शिक्षा घोषणा पत्र था तो वो कैसा था। तो पहला तो इस घोषणा पत्र की कुछ विशेषताएं जो कि ये थी। नंबर 1 पे है, शिक्षा का दायित्व क्या होता था, कंपनी पर होना चाहिए। शिक्षा का दायित्व कंपनी पर होना चाहिए। दूसरा था, शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों के बौद्धिक एवं चारित्रिक स्तर को ऊंचा करना तथा ऐसे विश्वसनीय लोगों को उत्पन्न करना जो सरकारी पदों पर नियुक्त होकर अंग्रेजी राज को मजबूत बना सके। अब जो ब्रिटिश काल में शिक्षा थी, सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा जिसको हम प्राचीन शिक्षा भी कहते हैं, फिर आई बौद्धकालीन शिक्षा जो कि वैदिक कालीन का ही परिवर्तित रूप था, फिर आई मध्यकालीन जो है शिक्षा आई जो कि मुस्लिम के समय की थी, फिर आई आपकी ब्रिटिश काल में शिक्षा। तो इसमें क्या था, ये वुड का घोषणा पत्र था तो उसमें क्या था, सबसे पहला तो क्या इसकी विशेषता आपने देखी कि जो भी दायित्व होता था, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो कंपनी पर होनी चाहिए थी। ठीक है। दूसरा इसका विशेषता ये है कि भारतीयों के बौद्धिक एवं चारित्रिक स्तर को ऊंचा करना और ऐसे विश्वसनीय लोगों को उत्पन्न करना, मतलब विश्वासपात्र लोगों को बनाना जो कि सरकारी पदों पर नियुक्त होकर अंग्रेजी राज्य को मजबूत बना सके। तीसरा ये था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी व देसी भाषाएं होना चाहिए। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं सभी जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो वुड के शिक्षा घोषणा पत्र में यही था कि शिक्षा का जो माध्यम हो वो अंग्रेजी व देसी भाषाएं होना चाहिए। अगली विशेषता ये थी नंबर 4 पे, प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग खुलना चाहिए जिनमें जन शिक्षा निदेशक, उप निदेशक, निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक नियुक्त होने चाहिए। अगली इसकी विशेषता नंबर 5 ये थी, जनसाधारण को लाभप्रद शिक्षा देने के लिए अधिक शिक्षण संस्थाएं खोलनी चाहिए। मतलब सभी तक की शिक्षा पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए कि अधिक शिक्षण संस्थानें खोलनी चाहिए। मेधावी परंतु गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिलनी चाहिए। जो कि मेधावी हैं लेकिन गरीब हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, छात्रवृत्तियां, यानी कि स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। अगली विशेषता ये थी कि अच्छी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने वाले तथा अच्छे प्रबंध वाले विद्यालयों को सहायता अनुदान मिलनी चाहिए। अब जो विद्यालय जो है अच्छी शिक्षा देगा, मतलब धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देगा और अच्छे प्रबंधन वाले उसका जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छा होगा, तो उस विद्यालय को अनुदान मतलब डोनेशन मिलनी चाहिए। 7 नंबर पे है, उच्च शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन के लिए जैसे लंदन विश्वविद्यालय है उसके नमूने पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। नेक्स्ट है नंबर 8, इसकी विशेषता थी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में औद्योगिक विद्यालय और महाविद्यालय खोले जाने चाहिए। मतलब लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय खोले जाने चाहिए। 9 नंबर पे विशेषता है बालिका विद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान देना चाहिए। जो बालिकाओं को की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं या बालिकाओं की जो स्कूल होते हैं, कहीं कहीं होता नहीं है कि ये सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए हैं, तो उनको क्या है उदारतापूर्वक अनुदान डोनेशन देना चाहिए जिससे कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। अगला है अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल स्कूल व प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। अगर टीचर जो पढ़ाता है उसको ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए नॉर्मल स्कूल व प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं तथा प्रशिक्षण के अंतर्गत
शिक्षकों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं। तो ये था वुड का घोषणा पत्र, और इस घोषणा पत्र को, इसकी ये सब विशेषताएं थी, और भी इसके बारे में हम देखते हैं। इस घोषणा पत्र को स्वीकार करके इसकी सिफारिशों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया। मतलब इसकी जो घोषणा पत्र था इसको स्वीकार किया गया, फिर इसकी जो सिफारिश थी उसके आधार पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया। किंतु कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को काफ़ी समय तक की कार्य रूप में लागू नहीं किया गया। सन 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गई। अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्वेष की भावना बढ़ रही थी। पूरे देश में गुप्त रूप से ब्रिटिश राज के विरोध की चिंगारियां सुलग रही थी। इसी समय सैनिकों में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। पूरे भारत में अनेक क्रांतिकारी संगठन बन चुके थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर दिल्ली में रहते थे, उन्होंने भी इस क्रांति में सहयोग दिया। इन सबके फलस्वरूप सन 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घटित हुआ। अंग्रेजों ने इसे केवल सिपाही विद्रोह माना है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। भारत के अनेक सपूतों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की बलि दे दी। अंग्रेजों ने भारतीयों के इस स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ी निर्दयता से दमन किया। इन घटनाओं के फलस्वरूप भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड के अधीन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन 1600 से 1857 ईस्वी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया तथा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया। उस समय देश में अनेक क्षेत्रों में अलग अलग राजशाही शासन व्यवस्था थी। राजा, महाराजा, नवाब, सामंत अपने राज्य के सर्वाधिकारी थे। ये सभी शासक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के आधार पर अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करते थे। अंग्रेजों की कूटनीति के कारण इनमें एकता का अभाव था। अंग्रेज बहुत कूटनीतिज्ञ थे, तो इन लोगों में एकता नहीं थी। यही कारण है कि सन 1857 की क्रांति में बहुत कम राजाओं ने सहयोग दिया और क्रांति असफल हो गई। तो ये था वुड का घोषणा पत्र। अब हम देखेंगे इसके कुछ जो सरकारी शिक्षा नीति प्रस्ताव था 1913 का, वो भी हम देखेंगे। वुड का घोषणा पत्र भी आपने इसकी विशेषताएं और उसके बारे में जाना। अब हम देखेंगे सरकारी शिक्षा नीति प्रस्ताव जो 1913 में आया था वो क्या था, उसकी क्या क्या विशेषता थी। क्रांतिमय वातावरण के कारण सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में संशोधन करके एक नई नीति घोषित की, जिसमें शिक्षा के गुणात्मक विकासों को ध्यान में रखते हुए या कई सुझाव दिए, जिनमें मुख्य बातें इस प्रकार हैं। एक नंबर 1 पे है, एक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। मतलब एक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। दूसरे नंबर पे है विश्वविद्यालयों में शोध व प्रयोग की सुविधाएं हो। शोध रिसर्च किया जा सके और प्रैक्टिकल किया जाए, ऐसी सुविधाएं वहाँ पे हों। विश्वविद्यालयों में शोध व प्रयोग की सुविधाएं हों। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं विकास हो। जो पहले से ही प्राथमिक विद्यालय हैं उनको डेवलपमेंट किया जाए और उनका विस्तार किया जाए, मतलब उनको बढ़ाया जाए। बालिकाओं के लिए पृथक पाठ्यक्रम हो। बालिकाओं के लिए मतलब अलग से पाठ्यक्रम हो, सिलेबस होना चाहिए। नैतिक व धार्मिक शिक्षा पर बल दिया गया। नैतिक मतलब मोरल और जो आपकी धार्मिक शिक्षा है उस पर बल दिया गया। मकतब तथा पाठशालों को सहायता दी गई। मकतब जो थे, जो मुस्लिम काल में थे, उनको और पाठशालाओं को सहायता दी जाए। माध्यमिक शिक्षा में जीवन उपयोगी विषयों को पढ़ाना चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें जीवन उपयोगी, जो उनके जीवन में उपयोगी हों, ऐसे विषयों को पढ़ाना चाहिए। अध्यापिकाओं एवं निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना, जो टीचर को ट्रेनिंग दे सके, ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षकों को उचित वेतन, पेंशन तथा फंड की सुविधाएं प्रदान की जाए। तो ऐसा था सरकारी शिक्षा नीति प्रस्ताव 1913।